Hello students and welcome to this new video where we will see the question answers of your supplementary reader chapter number 2 The Adventures of Toto। भाई लास्ट टाइम हमने एडवेंचर्स ऑफ टोटो खत्म कर दिया था और उसके क्वेश्चन आंसर देखने के बाकी थे, तो लेट अस सी द क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट। उसके क्वेश्चन आंसर्स में नंबर 1, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। टोटो कैसे ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में आया? तो द आंसर इज टोटो वॉज इन द कैप्टिविटी ऑफ अ टोंगा ओनर। टोंगा ड्राइवर जो था, ठीक है, टोंगा ओनर था, उसकी कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मतलब उसे बांध के उसको रखा था, ठीक है। टोटो वॉज इन द कैप्टिविटी ऑफ अ टोंगा ओनर। द ग्रैंडफादर गेट्स सिंपैथेटिक with the monkey and thinks that his private zoo would be a better place for Toto। ग्रैंडफादर ने ये देखा और उनको दया आई, ठीक है, और वो जो मंकी है वो ऐसा सोचा कि वो मंकी वो इससे अच्छी जगह में रह सकता है, ठीक है। दैट थिंग्स दैट इज प्राइवेट जू वुड बी अ बेटर प्लेस। मेरा जो प्राइवेट जू है वो मंकी के लिए बेटर प्लेस होगा। सो ही परचेज टोटो फ्रॉम द टोंगा वाला फॉर 5 रुपीज। तो टोटो के पास से उन्होंने परचेज किया और 5 रुपए देके उसने टोटो को खरीद लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। इन वॉट सेंस इज टोटो प्रीटी? कौन से सेंस में टोटो अच्छा है? कैसे प्रीटी मंकी बताया है यहाँ पे? Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath the deep-set eyebrows, and his teeth, which were pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of the elderly Anglo-Indian ladies। तो टोटो बहुत ही प्रीटी मंकी था। कैसे? क्योंकि उसकी जो ब्राइट आईज थी, आंखें थी, वो ब्राइट थी और उसमें से मिस्चीफ, मजाक, मस्ती झलक रही थी, ठीक है। और उसकी जो डीप सेट आईब्रोज थी वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके टीथ जो हैं, ठीक है, वो पर्ली व्हाइट कलर के थे, पर्ल जैसे, मोती जैसे व्हाइट कलर के थे। और वो डिस्प्ले करते हैं एक ऐसी स्माइल जो एंग्लो इंडियन लेडीज को डरा देती है, ठीक है। डरा देती है। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप। उसके जो हाथ थे, ठीक है, वो ड्राई हो चुके थे क्योंकि बहुत सालों से वो सन में जल रहे होंगे। वो बाहर ही घूमता रहता होगा ना वो टोंगा ड्राइवर के साथ, तो बहुत सालों से उसके हाथ जो हैं वो सन में बेक हो चुके होंगे, ड्राई हो चुके होंगे। येट हिज फिंगर्स वेर क्विक एंड विकेड एंड हिज टेल वाइड एडिंग टू हिज गुड लुक्स सर्व्ड एट अ थर्ड हैंड। फिर भी ड्राई होने के बावजूद उसके जो फिंगर्स थे, ठीक है, वो क्विक थे, फास्ट थे और विकेट, विकेट मतलब कहीं गलत जगहों पे जहां पे उसके फिंगर्स को नहीं जाना चाहिए वहां पे भी उसके फिंगर्स पहुंच जाते थे, ठीक है। तो ये एक अजीब बात है। तो उसके विकेट फिंगर्स थे और उसकी टेल जो थी उसके गुड लुक्स को ऐड करती थी, थर्ड हैंड के रूप में वो यूज करता था। कैसे यूज करता था? he could use it to hang from a branch and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands। तो उसके हाथ से दूर अगर कोई अच्छी चीज, खाने वाली चीज पड़ी होती है तो वो अपने टेल का यूज करता है उसको पकड़ने के लिए, और उसके टेल का वो ब्रांच के ऊपर लटकने के लिए भी यूज करता है। तो ये है हमारा आंसर नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does grandfather take Toto to Saharanpur and how? Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? तो भाई क्यों ग्रैंडफादर सहारनपुर लेके गए टोटो को और कैसे लेके गए, और टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग कैसे प्रूव किया? चलिए देखते हैं। टोटो वॉज अ रियल मेनेंस फॉर एवरी लिविंग सोल इन द हाउस होल्ड। भाई घर में रहने वाले हर एक इंसान का एक परेशानी बन गया था टोटो, ठीक है। बाकी सारे जो ग्रैंडफादर के जू में एनिमल्स थे, ठीक है, वो रात में भी टोटो से परेशान रहते थे। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि भाई ये एनिमल्स को भी थोड़ा हम आराम देते हैं और लोगों को भी आराम देते हैं और इसको, टोटो को सहारनपुर लेके जाते हैं। टिकट कलेक्टर वहां पे रूल बुक्स ही फॉलो कर रहा था, उसके जो रूल्स हैं वही फॉलो कर रहा था। एज देयर सीम्स टू बी नो रूल फॉर फिक्सिंग अ मंकीज फेयर सो इक्वेटेड टोटो विथ डॉग। तो ऐसा कोई रूल नहीं था जिससे मंकी पे कितना फेयर देना पड़ता है वो निश्चय किया जाए, तो टोटो को एक डॉग उसने गिना। Ticket collectors ingenuity tried to categorize all pets of certain size as dogs। तो जितने भी पेट्स होते हैं, ठीक है, जो डॉग की साइज के होते हैं वो सबको डॉग ही मानना वो टिकट कलेक्टर की इंजेन्युइटी है, ठीक है। उसका जो काम है उसने यही प्रूव कर दिया कि भाई ये जो डॉग के साइज का एनिमल है वो डॉग ही गिना जाएगा और उस पर आपको फेयर देना पड़ेगा।
ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। तो टोटो कहाँ से सीखा, कैसे टोटो बाथ लेता है, कहाँ पे ऐसा सीखा, ठीक है, टोटो अपने आप को बॉयल कैसे करने वाला था। तो चलिए देखते हैं, टोटो टेक्स बाथ इन अ टब ऑफ वार्म वाटर। टोटो जो है वो बाथ लेता था एक वार्म वाटर, गर्म पानी के टब के अंदर। इट puts its legs in the water one by one and applies soap as well. As monkeys are good at apping others, so Toto has learned proper steps of the bathing while watching the narrator doing same. मंकी जो है वो बहुत ही बढ़िया होते हैं, ठीक है, सीखने में वो सीख जाते हैं, हम जो एक्शंस करते हैं वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो वो क्या करता था, सबसे पहले एक लेग पानी में डालता था, फिर एक के बाद एक दूसरा लेग डालता था और अपने आप पे सोप भी लगाता था। तो ये सारी चीजें टोटो ने कहां से सीखी, ये प्रॉपर स्टेप्स ऑफ बाथिंग वो सीखी नैरेटर से, नैरेटर मतलब जो राइटर हैं, ठीक है, उनसे सीखी ये सारी चीजें। टोटो इज फॉन्ड ऑफ बाथिंग विथ वार्म वाटर। टोटो जो है उसको गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है। सो वंस हैविंग टेस्टेड द वार्म ऑफ वाटर इन द किटली, टोटो सिट्स इन द केटल। एक बार टोटो ने क्या किया, पानी चेक किया, गर्म है, बराबर है, ऐसा चेक करके टोटो किटली के अंदर बैठ गया, ठीक है। Probably he is not intelligent enough to understand the risk of boiling water, so he pops his head up and down in the kettle. तो वो इतना इंटेलिजेंट तो नहीं है, ठीक है, कि वो समझ सके कि भाई बॉइलिंग वाटर है, पानी उबल रहा है। तो वो क्या करता है, वो अपना सिर अंदर बाहर करता रहता है किटली के, ठीक है। तो इसको एग्जैक्टली उसको पता नहीं है कि वो बॉयल हो रहा है, इतना इंटेलिजेंट वो नहीं है। तो ऐसे अपने आप को उसने बॉयल कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? भाई ऑथर ने ऐसा क्यों बोला कि टोटो ऐसा पेट है जिसको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, राइट। दो टोटो वॉज प्रीटी एंड क्लेवर, ही वॉज वेरी मिस्चीवियस। टोटो भले ही अच्छा लगता था, ये बहुत ही बुद्धिमान था, जो भी है वो बहुत ही मिस्चीवियस था, ठीक है, मस्ती बहुत करता था। He brought a lot of damage to the house by breaking dishes, tearing clothes and curtains. तो उसने घर में बहुत सारा डैमेज किया, डिशेस तोड़ दी, ठीक है, क्लोथ्स फाड़ दिए, पर्दों को फाड़ दिया। He also scared the visitors by tearing holes in their dresses. तो वो घर में जो मेहमान आते थे, विजिटर्स आते थे, यहाँ पे विजिटर का स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा है, आप करेक्ट कर दीजिएगा, VSITORS, ठीक है। तो विजिटर्स जो घर में आते थे मिलने के लिए, उनके ड्रेस में भी छेद करने लगता था वो। तो ये इतना मिस्चीवियस था। फर्दर मोर He didn't get along well with other animals in the house too. घर में जो और एनिमल्स थे उनके साथ भी वो बहुत ही बढ़िया बिहेवियर नहीं करता था, मस्ती करता था। वन डे टोटो ने लिमिट क्रॉस कर दी बाय पिकिंग अप अ डिश ऑफ पुलाव एंड रनिंग ऑन अ ब्रांच टू ईट इट। पुलाव की डिश को लेके वो झाड़ पे ब्रांच पे चढ़ गया था, ठीक है। तो वो एक उसने लिमिट क्रॉस कर दी थी। When scolded, he threw off the plate and broke it. जब उसको चिल्लाया गया, उस पर चिल्लाया गया, जब उसको बोला गया तो उसने प्लेट फेंक दी और प्लेट टूट गई। That's when grandfather decided he had had enough of Toto because he couldn't bear the losses that he incurred because of Toto's mischief. तो तब ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि भाई अब बहुत हो गया टोटो का, क्योंकि अब हम जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से वो हम बेयर नहीं कर सकते, वो हम झेल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो टोटो की मिस्चिफ की वजह से जो नुकसान हुआ वो हम नहीं झेल सकते हैं अब। तो उसने वापस दे दिया टोटो को। ओके, चले अब हम चालू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारे टेक्स्ट बुक में से, जो है माय चाइल्डहुड, ठीक है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये टेक्स्ट बुक आ गई होगी। अब्दुल कलाम का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड। भाई ये चैप्टर है आपके एक्चुअल टेक्स्ट बुक में, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में है, ये सप्लीमेंट्री रीडर में नहीं है। ये है चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी रीड, क्या आप ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं जो कभी स्टेट्समैन रह चुके हैं, स्टेट्समैन मतलब गवर्नमेंट में रह चुके हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, जिनके प्रोजेक्ट्स स्पेस में थे, डिफेंस में थे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में थे, वो इंडिया को गाइड किया है 21st सेंचुरी में, ठीक है। 21st सेंचुरी में ये सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया को गाइड कर रहे हैं।
एंड बिकेम अवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। 2002 में हमारे 11th प्रेसिडेंट वो बने थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी जो बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर, उसमें उनके चाइल्डहुड के बारे में बात की गई है। तो उसमें से थोड़ा कुछ एक्सट्रैक्ट जो है, थोड़े कुछ पैराग्राफ्स जो हैं वो हमारे चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ओके, I was born in a middle class family, Tamil family in island of Rameshwaram, मद्रास स्टेट। ठीक है, जो पहले मद्रास स्टेट था वहां पे तमिल फैमिली में मैं बॉर्न हुआ था। माय फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे जो फादर थे उनका नाम था जैनुलाब्दीन। ठीक है, उनके पास ना ही कुछ फॉर्मल एजुकेशन था, ना ही बहुत सारे पैसे थे। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom. Innate मतलब inborn, birth से उतनी बुद्धि मतलब है उनके पास। And true generosity of spirit. तो ये डिसएडवांटेजेस मतलब उनके पास पैसे नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, फिर भी वो एक इन्नेट विजडम रखते थे। इन्नेट विजडम मतलब वो बहुत ही बुद्धिमान थे। ठीक है, और अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, उनमें स्पिरिट था। स्पिरिट मतलब एक कुछ काम करने की धगस होती है आप में एक पॉजिटिविटी होती है। ठीक है, तो वो मेरे फादर में थी, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं यहाँ पे। He had an ideal helpmate in my mother, आशिया अम्मा। मेरी जो मदर थी वो बहुत ही हेल्प करती थी मेरे फादर को, जिनका नाम था आशी अम्मा। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. तो मैं प्रॉपरली याद नहीं कर पा रहा हूं कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल जो हर रोज जिसको वो खाना खिलाती थी, आशी अम्मा उनकी मम्मी, ठीक है, अब्दुल कलाम की मम्मी, उन कितने लोगों को खाना खिलाती थी। और अब्दुल कलाम भी प्रॉपरली उन्होंने एग्जैक्ट नंबर याद नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये पक्का पता है, ठीक है, कि बाहर के लोग, बाहर से आने वाले लोग बहुत ज्यादा वहां पे खाना खाते थे कंपैरिजन में उनके मेंबर्स के साथ। उनके फैमिली में मेंबर जितने थे, ठीक है, उससे ज्यादा तो बाहर से लोग आते थे खाना खाने के लिए उनके वहां। मतलब बहुत सारे लोगों को उनकी मम्मी खाना देती थी, खाना खिलाती थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मतलब उनके बहुत सारे भाई बहन थे, ठीक है, और उसमें से वो एक थे। अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, born to tall and handsome parents। एक शॉर्ट बॉय, एक हाइट में छोटा था, ठीक है, एक शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। अनडिस्टिंग्विश्ड मतलब आप ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं था मेरे लुक्स में, ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं था, वो जनरल जैसे लुक्स होते हैं वैसे ही लुक्स थे उनके। और उनके पेरेंट्स जो थे वो टॉल एंड हैंडसम थे। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल मतलब उनके बाप दादा का जो घर था, ठीक है, वहीं वहां पे ही वो रहते थे। which was built in the middle of the 19th century। 19th century मतलब 1850 के आजू बाजू उनका जो घर बना था, फिर वो वहां पे रहते थे। It was fairly large पक्का हाउस made of limestone and brick on the mosque street of रामेश्वरम। तो वो घर था, वो एक पक्का हाउस था। पक्का मतलब लाइमस्टोन, चूना पत्थर से बना था, ठीक है, चूना पत्थर से और ईंटों से वो घर प्रॉपरली बना हुआ था। और वो पक्का हाउस था, मतलब उसकी दीवार पक्की थी, कच्ची नहीं थी, ठीक है, मिट्टी से नहीं बनी थी, वो ब्रिक और स्टोन से बनी थी। और उनका जो घर था वो रामेश्वरम में था, मस्जिद वाली गली में, ठीक है, मॉस्क स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम। My austere father used to avoid all inessential comfort and luxuries। austere का मीनिंग बाजू में हमको दिया हुआ है, जो है सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर। ठीक है, उनके फादर सिंपल तो थे ही, स्ट्रिक्ट भी थे। तो उनके जो फादर थे वो इन एसेंशियल मतलब जो जरूरी नहीं है, इन एसेंशियल का मतलब जो जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, इन एसेंशियल को आप उसके बाजू में हिंदी में लिख सकते हैं, जरूरी ना हो। ठीक है, तो मेरे फादर जो थे वो जो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है वो चीज बिल्कुल अवॉइड करते थे। ठीक है, मतलब ऐसे कंफर्ट, लग्जरीज, ठीक है, वो अवॉइड कर देते थे। However, all the necessities were provided for।
मतलब जो जरूरी है वो सारी चीजें वो हमको देते थे, जैसे फूड है, खाना है, मेडिसिन है, कपड़े हैं, ये सारी चीजें हमको वो देते थे। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। तो सही में बताऊं, अब्दुल कलाम क्या बोल रहे हैं कि सही में बताऊं तो मैं यही बोलूंगा कि मेरा जो चाइल्डहुड था, मेरा जो बचपन था, वो बहुत ही बढ़िया था। ठीक है, बोथ मटेरियली मुझे सारी चीजें मिली जो चाहिए थी, वो सारी चीजें मिली, और इमोशनली मुझे इतना प्यार भी मिला। ओके। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 years old। मैं जब 8 साल का था तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया था 1939 में। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन से साल में बॉर्न हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में आया, उन्होंने बोला कि मैं 8 साल का था, तो वो बॉर्न हुए थे 1939 माइनस 8, 1931। ओके। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ 1939 में और मैं 8 साल का था तब। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर टैमरिन सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। तो मुझे रीजंस नहीं मालूम, आज भी मुझे रीजंस नहीं मालूम। इन्होंने जब बुक लिखी उसकी बात करें कि भाई ऐसे रीजंस थे, मुझे पता ही नहीं थे कि एक सडन डिमांड हल्दी की, जो हरदर होता है ना, हल्दी की डिमांड मार्केट में बढ़ गई, बहुत हल्दी उनको चाहिए थी। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं है। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। मैं क्या करता था, मैं वो सीड्स को, वो हल्दी के वो जो बीज होते थे, ठीक है, उसको मैं कलेक्ट करता था और वो एक दुकान में जाके मैं बेच देता था, ठीक है, जो मस्जिद के स्ट्रीट पे थी। तो काम क्या करते थे पहले, सबसे पहला काम यही किया होगा उन्होंने, राइट, कि हल्दी के जो बीज हैं वो कलेक्ट करके दुकान को बेच देना। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna। तो दिन का पूरा कलेक्शन अगर मैं करूं, ठीक है, तो बहुत ही बड़ा अमाउंट मुझे मिलता था, जो एक आना था। एक आना मतलब हम बोलते हैं कि 25 पैसे। एक आना मतलब 25 पैसे होता है, राइट। भाई एक आना, भाई एक आना जो होता है, ठीक है, वो होता है 6 पैसा। 6 पैसा, ठीक है, एक आना 6 पैसा होता है। अगर 16 आने आप कलेक्ट करें, ठीक है, तो वो हो जाता है 1 रुपया। तो एक दिन का कलेक्शन जो था, ठीक है, वो एक बड़ी सी अमाउंट उनके लिए देता था, जो था 6 पैसे, 1 anna। ओके। नीचे लिखा हुआ देखे, एना एन ओल्ड इंडियन कॉइन वर्थ अबाउट 6 पैसा। ठीक है, बाजू में लिखा हुआ है 6 पैसा। जो 6 पैसा जो होता है वो एक आना हो जाता है। ओके। तो वो दिन के कलेक्शन के बाद जब बेचते थे दोनों, 6 आना मतलब 6 पैसा मिलता था। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani। दीनामणि करके एक पेपर आता था उनके समय पे, तो वहां पे वो उनके जो ब्रदर हैं जलालुद्दीन, वो जो स्टोरीज कहते थे वर्ल्ड वॉर की, कि वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, वॉर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो जलालुद्दीन उनके बड़े भाई जो थे वो वॉर के स्टोरीज कहते थे। और वो क्या करते थे, वो यही स्टोरीज वो ट्रेस कर रहे थे। ट्रेस मतलब वो पेपर में आया कि नहीं, ये चीज वो देखते थे। Our area, being isolated, was completely unaffected by the war। रामेश्वरम तो एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है, तो इट वॉज बीइंग कंप्लीटली आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अलग थलग था, ठीक है, तो हम वॉर से इफेक्ट हुए नहीं थे, हमारे वहां कोई वॉर का इफेक्ट नहीं आया था। लेकिन बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलिट फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। इंडिया को फोर्स किया गया, ठीक है, एलिड नेशंस को ज्वाइन करने के लिए, तो एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया। स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया। एलिड फोर्सेस तो आपको मालूम ही है, राइट, हमने पढ़ा था वो सेकंड और थर्ड चैप्टर में एसएस में। एलिड फोर्सेस में इंग्लैंड था, यूएसए था, रशिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो वहां पे इंडिया को भी ज्वाइन कर देना था ब्रिटिशर्स के ओर से। तो इंडिया को तो ज्वाइन कर रही था, लेकिन इंडिया में एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। रामेश्वरम स्टेशन पे जो ट्रेन आती जाती रहती थी, ठीक है, वो सबसे पहला कैजुअलिटी हुआ था वहां पे, क्योंकि ट्रेन सस्पेंड हो गई थी। ट्रेन का जो है, ठीक है,
रुक गई थी वहां पे रामेश्वरम ट्रेन पे, मतलब रामेश्वरम पे अब ट्रेन नहीं आती थी। द न्यूज पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनसुकोडी। ओके, जो न्यूज़पेपर्स थे वो समय में ट्रेन में आते थे, ठीक है, वो रामेश्वरम ट्रेन में पहुंचते थे, लेकिन अब रामेश्वरम पे ट्रेन रुकने वाली नहीं थी। तो अब क्या हो रहा था, न्यूज़पेपर जो है वो बंडल किए जाते थे और चालू रामेश्वरम रोड से जब वो ट्रेन गुजरती थी तो चालू ट्रेन से वो बंडल फेंके जाते थे नीचे। रामेश्वरम और धनुषकोडी उसके बीच में फेंके जाते थे पेपर के बड़े बड़े बंडल। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. तो मेरा जो भाई था शमसुद्दीन, ठीक है, वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था रामेश्वरम में, पेपर फेंकने जाता था, पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो उसको एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ी वो बंडल्स कैच करने के लिए, ठीक है। तो नेचुरली मैं वो स्लॉट में आ गया, मैंने ये काम ले लिया। शमसुद्दीन हेल्प मी ऑन माय फर्स्ट वेजेस। शमसुद्दीन ने मुझे हेल्प की मेरे सबसे पहले पैसे कमाने की जो मौका था वो शमसुद्दीन ने मुझे दिया। हाफ अ सेंचुरी लेटर, 50 सालों के बाद, एक सेंचुरी 100 साल, हाफ सेंचुरी 50 साल, 50 सालों के बाद भी मैं आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले मैंने मेरा पैसा कमाया, ठीक है, वो उसका उसका जो गर्व है वो मुझे आज भी महसूस होता है 50 सालों के बाद। ओके, every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority। देखो बेटा, हर एक चाइल्ड जो बॉर्न होता है, ठीक है, वो उनके अंदर एक इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक होती है। इनहेरिटेड मतलब अंदर ही आ जाती है, ठीक है, आपके मम्मी पापा से आपको कई कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब आपको कई खूबियां मिलती है, ठीक है, जो आपको सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशल आपको कैसे रहना है, ठीक है, इर्द गिर्द आपको लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, पैसों में कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपको यूज करना है, तो ये सारी चीजें आपको सिखा दी जाती है, ठीक है। और इमोशनली आपको कैसा रहना है वो भी सिखा दिया जाता है। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट आपके आजू बाजू बनाया जाता है जिससे ये चीज आपको ऑलरेडी आ जाती है, ठीक है, आपको लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, आपको पैसे खर्च करने हैं, कैसे करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, आपको ये चीज आपके माँ बाप वैसे ही सिखा देते हैं, ठीक है। और आपको बड़े बड़े जो फिगर्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं, ठीक है, मतलब आपके पेरेंट्स, सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, ये जो फिगर्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं, इसके पास अथॉरिटी होती है, बड़े लोग, एक्सपीरियंस लोग, वो लोग आपको ट्रेन करते हैं एक ऐसे वे में जिससे आपको ये सोसाइटी में रहने की ट्रेनिंग मिल सके, ठीक है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर। मेरे पापा से मैंने ईमानदार रहना, ठीक है, ऑनेस्टी ईमानदार रहना और सेल्फ डिसिप्लिन डिसिप्लिन्ड रहना, टाइम टू टाइम आपका प्रॉपर काम करना, ठीक है, वो मैंने मेरे पापा से सीखा है। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और मेरी मम्मी से मैंने ये सीखा है कि भाई आपको अच्छाई में भरोसा रखना है, श्रद्धा रखनी है, ठीक है, अच्छा बनना है और दयावान बनना है। तो ये मैंने मेरी मम्मी से सीखा है, क्योंकि उनकी मम्मी सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाती थी। उनके पापा जो थे वो डिसिप्लिन्ड थे, ठीक है, और ईमानदार थे। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और मेरे 3 भाई और एक सिस्टर ने भी यही चीज मेरे पापा और मेरी मम्मी के साथ रह के हमको सीखने को ये मिला है, ठीक है। पापा से सीखा है ईमानदार रहना, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन रहना, सेल्फ डिसिप्लिन। और मम्मी से सीखा है अच्छा रहना, अच्छाई में श्रद्धा रखना, फेथ इन गुडनेस, और दयावान रहना, लोगों के लिए दयावान रहना। तो ये चीज मैंने तो सीखी है, मेरे 3 भाई और सिस्टर ने भी सीखी है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बहुत ही 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, बढ़िया फ्रेंड्स थे, जिनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ठीक है। उनके 3 फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन।
देखो हम अगर बात करें तो अब्दुल कलाम जो थे वो एक मुस्लिम फैमिली से थे, और उनके जो ये 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो हिंदू ब्राह्मण थे, ठीक है। ऑल दीज बॉयज वेर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये तीनों बॉयज जो थे वो एक ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स मतलब बहुत ही बेसिक सोच रखने वाले लोग, ठीक है। जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो बहुत ही बेसिक सोच जो रखते हैं, जो मतलब ब्राह्मण के अलावा किसी से बात नहीं करना है, ठीक है, मुस्लिम से मिलना नहीं है, तो ये जो सोच होती है उसको हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। तो ये जो हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज थी उनकी, वो ऑर्थोडॉक्स थी। एज चिल्ड्रन none of us ever felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing. तो हम जब बच्चे थे, ठीक है, तब हमको एक दूसरे में कोई डिफरेंस फर्क नहीं लगता था, ठीक है। भले ही हमारी रिलीजियन डिफरेंट थे, हमारे बड़े रिलीजन डिफरेंट थे, और हमारा अपब्रिंगिंग भी अलग था, ठीक है। वो हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज में अपब्रिंगिंग था और मेरा मुस्लिम फैमिली में अपब्रिंगिंग था। फिर भी हम जब बच्चे थे तो हम ये नहीं समझते थे कि हम अलग हैं, ठीक है। In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. रामेश्वरम का जो मंदिर है, ठीक है, बड़ा सा रामेश्वरम का जो मंदिर है, उसमें सबसे बड़े वाले औहदे पे, पोजीशन पे जो महाराज होते थे, ठीक है, साधु होते थे, मतलब वहां पे जो पूजा करने वाले प्राइस्ट होते हैं, ठीक है, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उनके बेटे थे रामानंद शास्त्री। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वो जो रामेश्वरम टेम्पल है, ठीक है, वो तो हिंदू ब्राह्मण के लिए तो बहुत बड़ा टेम्पल है, और उसमें सबसे ऊपर के होदे में, मतलब स्ट्रिक्ट ब्राह्मण फैमिली से था रामानंद शास्त्री, और वो था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा, और अब्दुल कलाम का फ्रेंड रामानंद शास्त्री था। Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. रामानंद शास्त्री ने, जो उनका फ्रेंड था रामानंद शास्त्री, वो थोड़े समय के बाद जब वो बड़ा हुआ तो रामेश्वरम टेम्पल का जो महाराज का पोजीशन था वो उसने ले लिया था उसके फादर के पास से, ठीक है। वो रामेश्वरम टेम्पल का फादर, जो रामेश्वरम टेम्पल का जो मेन महाराज है वो बन गया था रामेश्वरम रामानंद शास्त्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे एक मुस्लिम लड़का है, राइट, और यहाँ पे एक और बच्चा है हिंदू, और ये रहे शास्त्री जी। तो आप देख सकते हैं कैसे रह रहे हैं वो लोग। Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims and Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. तो जब बड़े हुए वो लोग तो रामानंद शास्त्री वो रामेश्वरम टेम्पल के महाराज बन गए। अरविंदन उसका जो फ्रेंड था वो ट्रांसपोर्ट अरेंज करने में लग गया, बिजनेस वो करने लगा ट्रांसपोर्ट का, जो यहाँ पे भगवान को दर्शन करने आते हैं, ठीक है, वो पिलग्रिम्स भगवान के दर्शन, मंदिर के दर्शन करने आते हैं, तो पिलग्रिम्स के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने लगा था अरविंदन। और शिव प्रकाशन जो था वो एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया साउदर्न रेलवेज के लिए। केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर मतलब उसके खाने जो प्रोवाइड करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर, रेलवेज के अंदर खाना मिलता है आपको, तो वो जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम फुल स्टॉप रखते हैं और बात करेंगे आगे, पैराग्राफ नंबर 5 से आगे बात करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आपका होमवर्क है बेटा कि वो सप्लीमेंट्री रीडर 2 का आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखना है और ये चैप्टर पढ़ना है। ओके, चले, बाय बाय।